अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस फिज़िक्स का कूलम्स लॉ वाला आर्टिकल स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 9 है और इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम कूलम्स लॉ को कवर करेंगे, ना सिर्फ एफएससी से बल्कि एंट्री टेस्ट से भी पोर्शन आपको साथ ही करवाऊंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएँ। सवाल ये पैदा होता है कि हम ये कूलम्स लॉ पढ़ते क्यों हैं। गौर से बातों को समझिएगा। इस तरफ मेरे पास ये भी एक पॉजिटिव चार्ज और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, सो आई हैव गॉट टू पॉजिटिव चार्जेस। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और दोनों पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बड़ी क्लियर और अंडरस्टूड सी बात है। अब साइंटिस्ट को ये बात पता थी कि दो चार्जेस या तो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, और चाहे वो रिपेल करें चाहे वो अट्रैक्ट करें एक दूसरे के ऊपर फोर्स ज़रूर लगाते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अब साइंटिस्ट इस बारे में जानना चाहते थे कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे पता किया जाए, कैसे पता चले कि ये फोर्स कितनी है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इसके लिए चार्ल्स अगस्ट कूलम ने कहा कि तुसी साइड ते हट जाओ, मैनू आंदा मैनू करन दियो। तो फिर कूलम्स लॉ ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर वो सामने आए अपना लॉ लेकर, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे बेसिक फंडामेंटल और मशहूर कानून बोला जाता है, कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ बनाने वाले बंदे कौन थे? कूलम्स लॉ बनाने वाले बंदे अगस्ट चार्ल्स डी कूलम थे। तो कूलम्स लॉ का जो मौजूद है, कूलम्स लॉ को बनाने वाले बंदे का नाम है चार्ल्स ऑगस्ट डी कूलम या ऑगस्ट चार्ल्स डी कूलम। ये मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया इनका नाम, बहरहाल हम इनके नाम को शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इनका नाम आ गया ऑगस्ट चार्ल्स डी कूलम। और याद रखिएगा इन्होंने अपना ये मशहूर कानून 1784 में दिया था। ये भी बात याद रख लें कि चार्ल्स ऑगस्ट डी कूलम फ्रेंच मिलिट्री में इंजीनियर के तौर पर काम किया करते थे। फ्रेंच मिलिट्री में टैंक्स वगैरह उनकी ये मुरम्मत करते थे। तो चार्ल्स कूलम वाज अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर जिन्होंने हमें ये कानून दिया था। अब ये कानून करता क्या है, तो याद रखिएगा इस कानून का काम क्या है। दिस लॉ क्वांटिफाइज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स लग रही है उसको क्वांटिफाई करता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों रिपेल करेंगे। दिस इज़ द चार्ज Q1, दिस इज़ द चार्ज Q2, और ये दोनों चार्जेस रिपेल करके एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये हमें कूलम्स लॉ बताता है। तो कूलम्स लॉ पहली बात चार्ल्स कूलम ने बनाया, दूसरी बात इट क्वांटिफाइज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो कोई से दो चार्जेस के दरमियान कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है वो भी हमें कूलम्स लॉ के जरिए कैलकुलेट करने को मिलती है। तो आसान अल्फाज में याद रखें कि कूलम्स लॉ किन्हीं भी दो चार्जेस के दरमियान मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताता है, हमें यह बताता है कि उन दो चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स लगेगी। ये भी बात याद रख लीजिएगा कि कूलम्स लॉ एक अदद एम्पिरिकल लॉ है। अब एम्पिरिकल लॉ क्या होता है? एम्पिरिकल लॉ ऐसा लॉ होता है जिसको बनाने के लिए पहले एक्सपेरिमेंट किए जाएं। बाज़ कानून मैथमेटिक्स से बनते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है और उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कानून बनाया जाता है। लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं जो एक्सपेरिमेंट के बाद सामने आते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद समझ में आते हैं। तो इसलिए कूलम्स लॉ एक अदद एम्पिरिकल लॉ है, क्योंकि कूलम ने हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स के बाद अपना ये कानून बनाया था, अपना ये कानून तश्कील दिया था। तो इसे बेटा जी हम लोग बोला करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक अदद पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। बेटा याद रखिएगा कि इन पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से आपने फासला लेना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज दोनों, इनके सेंटर से मैं डिस्टेंस नापता हूँ। तो ये बेटा जी जो डिस्टेंस हमारे पास इनके सेंटर्स के दरमियान आता है उसे मैं बोलता हूँ R। ये हमारे पास डिस्टेंस चार्ज Q1 है, ये हमारे पास चार्ज Q2 है, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे। और इनके दरमियान सेंटर में जो भी इलाका है उसमें जो भी मीडियम पाया जाएगा, इस इलाके में वो वैक्यूम भी हो सकता है और किसी भी तरह का मीडियम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप इन दोनों चार्जेस के सेंटर में या तो वैक्यूम होगी या फिर किसी भी तरह का कोई भी मीडियम होगा। अब हम इनके ऊपर पढ़ने के बाद और इनको सीखने के बाद ये कैलकुलेट करेंगे कि कितनी फोर्स लगती है दोनों चार्जेस पर। ये फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे सामने स्टेटमेंट होनी चाहिए कूलम्स लॉ की। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ कि कूलम्स लॉ असल में कहता क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट कूलम्स लॉ।
बच्चे याद रखिएगा कूलम्स लॉ हमें ये कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, दो चार्जेस में अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्जन भी हो सकती है, और बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं ये मैं लास्ट में बताऊंगा, तो अभी ज़रा सुनते जाएं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। पहली बात, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली बात, ये फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यानी पहली बात तो बेटा जी आपने ये याद रखनी है कि दोनों चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, यानी Q1 Q2 के। जिसका मतलब है कि अगर दोनों चार्जेस ज़्यादा वैल्यू के हैं तो दोनों के दरमियान फोर्स भी ज़्यादा होगी, और अगर दोनों चार्जेस कम वैल्यू के हैं तो फोर्स भी दोनों के दरमियान कम होगी। और अगली बात याद रखें कि यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो उनके सेंटर से आपने डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है, उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आसान अल्फाज में बात करूं तो कूलम्स फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जिसका मतलब है कि चार्जेस जितना दूर जाएंगे फोर्स उतनी कम हो जाएगी, और चार्जेस जितने करीब आएंगे फोर्स उतनी ज़्यादा हो जाएगी। और बेटा चूंकि यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस का स्क्वायर है, नीचे आर का स्क्वायर है, तो याद रखिएगा ऐसे कानून जिसमें डिवाइड में आर का स्क्वायर हो उन कानून को हम बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जिसका मतलब ये भी बात याद रखने वाली है कि जो कूलम्स लॉ है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल ये बातें सुनते जाइए। एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्जन की जो फोर्स है, स्पेसिफिकली पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यानी कि ये जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। यानी फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, और इसलिए हम इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोला करते हैं। डेरिवेशन करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तो डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है कि हमारे पास जो फोर्स है, कोई भी दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दूसरी बात ये याद रखनी है कि दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इसको आप बोल लें इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप बोल लें इक्वेशन नंबर 2। तो कुल मिला के दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब जब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो कंबाइन कर देंगे आप इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन नंबर 2 को। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ज़रा गौर से देखेंगे, आपके पास आएगा फोर्स, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन आपके पास आएगा Q1 Q2, और डिवाइड में आपके पास कौन आ जाएगा? R का स्क्वायर। अब दरमियान में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको नज़र आ रहा है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए लगाना पड़ता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप कांस्टेंट लगाते हैं तो फार्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। और ये देखें ये आपके पास फोर्स का फार्मूला आ गया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो K है इट इज़ अ कांस्टेंट, जिसके बारे में मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ, आगे जाके बात करता हूँ। अभी के लिए याद रखें कि दिस K इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये K एक अदद प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ, और यहाँ पे ये कूलम्स लॉ का फार्मूला बन गया। कूलम्स फोर्स आ गई, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। अब आपसे इसके रिलेटेड एक MCQ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, इफ चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एज शोन इन फिगर देन फोर्स इज मैक्सिमम। तो बेटा मैक्सिमम फोर्स किन दो चार्जेस के दरमियान होगी? अब यहाँ देखें, ये आपके पास Q4 है, ये Q3 है, ये Q1 है, ये Q2 है। Q4 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है, Q1 की 1 माइक्रोकूलम है, Q2 की 2 माइक्रोकूलम है और Q3 की 3 माइक्रोकूलम है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स मैक्सिमम होगी। बेटा गौर करें, आपको मैंने बताया है कि जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। जिन चार्जेस की प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगी उनके दरमियान फोर्स भी सबसे ज़्यादा होगी। तो 1 2 ज़ा 2, इसका मतलब है इन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट है 2 माइक्रोकूलम, तो ये नहीं हो सकता। 2 3 ज़ा 6, इन दोनों की प्रोडक्ट है 6, तो ये भी नहीं हो सकता। अभी आगे भी देखें ना, 3 4 ज़ा 12,
12 माइक्रोकूलम, ये भी हो सकता है। 4 1 4 माइक्रोकूलम। आप देखें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो किन दो चार्जेस के दरमियान आई है। आपने दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो 4 3 12, 1 2 2, 3 2 6, 4 1 4। तो आप देखें सबसे ज़्यादा ये है और ये 4 और 3 के दरमियान है, यानी Q4 एंड Q3। तो आपका आंसर बनेगा Q3 एंड Q4, दैट इज़ द चार्ली ऑप्शन। तो यहाँ से आप देखें आपका चार्ली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। Q3 एंड Q4 इन दोनों चार्जेस के दरमियान आपकी जो फोर्स है बच्चों वो मैक्सिमम होने वाली है। द फोर्स विल बी मैक्सिमम बिटवीन Q3 एंड Q4। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये MCQs एंट्री टेस्ट में आ चुका है, लेकिन एफएससी में भी अगर आप इसको करें तो आपके लिए फ़ायदा ही है। फिर आ जाए कूलम्स कांस्टेंट पे। यहाँ पर इक्वेशन में मैंने अभी आपको कांस्टेंट दिखाया, दिस केस अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। तो कूलम्स कांस्टेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। व्हाट इज कूलम्स कांस्टेंट? तो हम लोग कहते हैं कि के इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोला करते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। अब इस कूलम्स कांस्टेंट के बारे में कुछ बातें। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि अगर हम के की वैल्यू बात करते हैं वैक्यूम में, कि वैक्यूम में के की वैल्यू कितनी होती है, तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपने इसकी वैल्यू भी याद रखनी है और यूनिट भी याद रखना है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हम कूलम्स फोर्स के फार्मूले की बात करें तो कूलम्स फोर्स का फार्मूला था के Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। यहाँ से अगर मुझे के का फार्मूला निकालना पड़ जाए तो के का फार्मूला किस तरीके से निकलेगा? तो मैं लिखूँगा के इज़ इक्वल टू, ये R का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, F से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ये फार्मूला बनेगा FR स्क्वायर। और डिवाइड में गौर कीजिएगा, ये Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा Q1 Q2। ये देखें ये के का फार्मूला आ गया FR स्क्वायर बाय Q1 Q2। यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से के का यूनिट निकलेगा, इसीलिए मैंने ये फार्मूला डिराइव किया है के का यूनिट निकालने के लिए। बच्चे फोर्स का यूनिट आप सबको पता है, फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, तो फोर्स की जगह हम उसका यूनिट लिख देंगे न्यूटन। फिर आर जो है वो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का यूनिट प्राप्त करें मीटर और साथ आ जाएगा स्क्वायर, और डिवाइड में आए यहाँ पर चार्ज हैं और एक नहीं है दो है, तो एक चार्ज का यूनिट कूलम और इसी तरह दूसरे चार्ज का यूनिट भी हमारे पास इस जगह पर कौन आएगा? कूलम। अब देखिए हमारे पास यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये यूनिट आपने नहीं भूलना, दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। डू रिमेंबर दिस यूनिट, MCQs में कई दफ़ा ये पूछा जा चुका है। ये इसका SI यूनिट है। मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। इसके अलावा आपने यहाँ से इसका बेस यूनिट भी निकालना है कि व्हाट इज़ द बेस यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। तो बेस यूनिट कैसे निकलेगा? न्यूटन की वैल्यू आप जानते हैं, न्यूटन का यूनिट आपको पता होना चाहिए, बेस यूनिट फोर्स का यूनिट होता है ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन की जगह मैंने लिख दिया। फिर आपके पास मीटर का स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, और कूलम आपको मैं बता चुका हूँ अम्पेयर सेकंड के बराबर होता है, और होल की पावर में हम -2 लिख देंगे। तो आपके पास ये फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा किलोग्राम। अब मीटर, तो मीटर के ऊपर क्यूब आ जाएगा। फिर सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड की पावर आएगी -4 और एम्पेयर की पावर आ जाएगी -2। और याद रखें दिस इज़ द बेस यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट, किलोग्राम मीटर क्यूब, सेकंड पावर -4 एंड एम्पेयर पावर -2। दिस इज़ द बेस यूनिट, और ये भी MCQs में पूछा जा सकता है कि कूलम्स कांस्टेंट का बेस यूनिट क्या है। तो इस तरीके से आप बेस यूनिट निकालेंगे और इसी से ही आप डायमेंशन भी निकालेंगे। किलोग्राम, तो किलोग्राम की जगह आप यहाँ पर लिखेंगे मैस, मीटर की जगह लिखेंगे लेंथ और उसका क्यूब, सेकंड की जगह टाइम तो पावर -4 और एम्पेयर की जगह ए ही आता है -2। तो ये देखें ये हमारे पास डायमेंशन आ गई हैं कूलम्स कांस्टेंट की, तो ये डायमेंशंस भी आपने याद रखनी है। कूलम्स कांस्टेंट के बारे में ये बात याद रखें कि वैक्यूम में कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं ज़रा उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी डिपेंडेंस, कि के की वैल्यू जो है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ऑन व्हाट फैक्टर्स वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स, और ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से।
शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो बेटा जी याद रखें कि ये डिपेंड करती है अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अगर आप यूनिट्स बदल देते हैं ना तो इसकी वैल्यू बदल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एस आई यूनिट्स की बात करता हूँ तो एस आई यूनिट्स में के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन यही अगर आप सी जी एस की बात करते हैं तो सी जी एस में के की वैल्यू होती है 1 और सी जी एस में इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो सी जी एस में इट इज़ यूनिट लेस एक्चुअली। तो आप देखें यूनिट बदला तो इसकी वैल्यू बदल गई। तो अगर आप ऐसा यूनिट लगाते हैं तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है और अगर सी जी एस लगाते हैं तो 1 होती है। तो अगर आप यूनिट बदलें तो याद रखिएगा कि कूलम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बदल जाती है। ये बातें बेटा जी आपने याद रखनी है, आपको पता होनी चाहिए। अगली बात याद रखें कि जो के की वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है, तो के की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन चार्जेस। अगर चार्जेस के दरमियान का मीडियम बदल जाए तो के की वैल्यू भी बदल जाती है। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन चार्जेस। आई होप सो कि आपको कूलम्स कांस्टेंट के बारे में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं वो समझ आ गई होंगी। कूलम्स कांस्टेंट का एक बहुत मशहूर फार्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के का एक और फार्मूला है। एक फार्मूले से तो मैंने आपको यूनिट निकाल के दिखाया ना, ये दूसरा फार्मूला भी आपने याद रखना है कि के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ बच्चों के जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आता है कि ये कौन है, एप्सिलॉन नॉट कौन है। तो पहली बात तो ये याद रखें ना कि इसको बोलना कैसे है, वो बच्चों को बोलना ही नहीं आ रहा होता। इट इज़ नोन एज एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके ऊपर हम बात करते हैं नीचे। बेटा जी ये जो एप्सिलॉन नॉट है इट इज़ एक्चुअली द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से क्या मुराद है, तो हम लोग कहते हैं कि एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज़ एक्चुअली व्हाट, इट इज़ अ कांस्टेंट। ये हमारे पास एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट क्वांटिफाई करता है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अलाउड टू एग्जिस्ट इन वैक्यूम। अब याद रखें ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। परमिटिविटी यानी परमिट और परमिट यानी इजाज़त। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमें बताती है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करवाने के लिए कितनी आज़ादी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में या वैक्यूम में कितनी आसानी से जनरेट हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वैक्यूम में कितनी आसानी से हम जनरेट करवा सकते हैं उसे हम लोग बोला करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये याद रखनी है आपने बात कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, एक ऐसा कांस्टेंट जो क्वांटिफाई करता है कि हम लोग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिस्ट करवा सकते हैं वैक्यूम के अंदर। अब इसका फार्मूला अगर आप निकाल लें तो वो ऊपर से निकल आएगा यहाँ से। एप्सिलॉन नॉट को दूसरी साइड पे भेज दें, इस वाले एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ भेज दें और के को आप इसकी जगह पर भेज दें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका फार्मूला आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला बेटा जो हमारे पास बनेगा इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई के। दिस विल बी द फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसमें के की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू भी आ जाती है। तो याद रखें हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। और याद रखें यूनिट्स इसके ऑपोजिट होंगे, तो कूलम का जो है वो स्क्वायर आएगा और न्यूटन की पावर -1 आएगी और मीटर की पावर -2 आएगी। तो द यूनिट विल बी ऑपोजिट ऑफ द के से उल्टा यूनिट एप्सिलॉन का होगा। तो देखें के का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। और हमारे पास जो इसका यूनिट है वो है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर यहाँ से आप इसका बेस यूनिट निकालेंगे तो वो भी आप इस वाले से बिल्कुल ऑपोजिट रखेंगे। तो बेस यूनिट आपके पास बनेगा किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -3, सेकंड की पावर +4, एम्पेयर की पावर +2। ये इसका बेस यूनिट बनेगा। तो इसका बेस यूनिट विल बी लाइक दिस। और अगर आप इसकी डायमेंशंस निकालेंगे तो वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनेगी। तो अगर हम इसकी डायमेंशंस निकाल लें तो डायमेंशन हमारे पास बनेगी m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 एंड एम्पेयर की पावर या करंट की पावर +2। तो ये देखें दीज विल बी द डायमेंशंस। तो ये बातें याद रखनी है कि डायमेंशन यूनिट और बेस यूनिट एप्सिलॉन नॉट का बिल्कुल ऑपोजिट होगा एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ के।
ये आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ में क्या क्या बातें हमें पढ़नी है। ये कूलम्स लॉ यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बेटा जी हमारे पास है कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ किसे कहते हैं? अभी देखें कि हमने कूलम्स लॉ का जो फार्मूला निकाला है, यहाँ पर हमारे पास कूलम्स लॉ का फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, क्योंकि फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या निकाला है, अभी मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन तो निकाली नहीं है। और हम इस फार्मूले को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और वो मैं यहीं पे आपको करवा देता हूँ। आपको मैं ये बात बता चुका हूँ, इस फार्मूले को इस जगह पर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। आपको ये बात मैं बता चुका हूँ कि के का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहाँ पर के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करते हैं तो बेटा ये वाला फार्मूला मेरे पास बन जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर्ड। ये देखेंगे मेरे पास फोर्स का एक और फार्मूला बन गया। सो ये वाला फार्मूला भी याद रखना है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये वाला फार्मूला इस वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये याद रखनी है बात आपने। बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड, बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के ऊपर कि कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म से क्या मुराद है। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने जो फोर्स है उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज पढ़ा है, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा उसका, डायरेक्शन मैंने नहीं देखी है। अब मैं डायरेक्शन भी देखूंगा, तो गौर से देखें, इस जगह पर मेरे पास दो चार्जेस हैं, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम मैंने रखा है Q1 और इसका नाम मैंने रखा है Q2। अब आपको पता है कि Q1 जो है ये हमारे इस Q2 चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ये मेरे पास आ गई फोर्स, Q1 वाला चार्ज Q2 वाले चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स। इसी तरह Q2 वाला चार्ज भी Q1 वाले चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। इसका मतलब है दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स। तो आप देखें दोनों चार्जेस ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई है। नाउ गौर कीजिएगा, क्या ये दोनों फोर्सेस का नाम मैंने F रख दिया है? जी बिल्कुल, मैंने दोनों फोर्सेस का नाम F रख दिया। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी फोर्स Q1 पे लगी है और कौन सी Q2 पे लगी है? लेट मी से दैट अगेन, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। पहले चार्ज ने दूसरे पे फोर्स लगाई F और दूसरे ने भी पहले पे फोर्स लगाई F। मेरा क्वेश्चन है कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी और ये कौन सी है? यानी अगर मैं पूछूं कि Q2 पे कौन सी लगी थी तो आप कहेंगे F, मैं बोलूं Q1 पे कौन सी लगी थी तो आप तब भी कहेंगे F। तो फ़र्क कैसे करेंगे? तो फ़र्क करने के लिए साइंटिस्ट ने ये तरीका बनाया कि हम फोर्सेस को नंबर देंगे। जैसे इस फोर्स के ऊपर मैंने लिखा है F12 और उस फोर्स के ऊपर मैंने लिखा है 21। F12 का मतलब है 1 वाला जो शुरू में नंबर आता है उसका मतलब ऑन होता है, और जो बाद में नंबर आता है उसे कहते हैं बाय। इसी तरह यहाँ जो शुरू में नंबर आता है इसका मतलब ऑन होता है और जो बाद में नंबर आता है उसका मतलब बाय होता है। तो F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 बाय 2। तो ऑन 1 पे कौन सी लगी है, 1 वाला ये है, 1 पे ये फोर्स लगी है ना, तो इस फोर्स का नाम मैं रखूँगा F12, यानी फोर्स ऑन 1 बाय 2। इसी तरह इस वाली फोर्स का नाम मैं रखूँगा 21, यानी कि फोर्स ऑन 2 बाय 1। तो याद रखें कि ये तरीका मैंने आपको सिखाया है F12। तो F12 का मतलब है ये जो पहले 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है किस पर लगी है, और 2 का मतलब है किसने लगाई है। इसी तरह यहाँ 2 का मतलब है किस पर लगी है और 1 का मतलब है किसने लगाई है। ये बातें याद रखिएगा बेटा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और याद रखें वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन शो करने के लिए एक वेक्टर चाहिए होता है जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर r होता है, हर यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर r होता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास होगा r21, या यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा r21, क्योंकि F21 है ना। तो इस F21 की डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, इस वेक्टर को बोलेंगे r21। लेट मी टेल दैट अगेन बेटा जी, ये मेरे पास एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इन वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन शो करने के लिए मुझे बनाने पड़ेंगे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा r21, और यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम लोग बोलेंगे r12। और याद रखें इनके ऊपर कैप लगाते हैं हम, छोटी छोटी, ये छोटी सी कैप आपको इनके ऊपर नज़र आ रही होगी। तो दिस इज़ r21 एंड दिस इज़ r12, यानी वो यूनिट वेक्टर जो फोर्स 21 की डायरेक्शन में है।
फोर्स टू 1 की डायरेक्शन में उसे r21 बोलेंगे, और वो यूनिट वेक्टर जो F12 की डायरेक्शन में है उसे r12 बोला करेंगे। अब यहाँ पर हम दोनों फोर्सेस का अगर फार्मूला लिखें, तो अगर मैं पहली फोर्स का फार्मूला लिखूँ यानी F12 का, तो फोर्स का फार्मूला, अब वेक्टर लिखना है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो फोर्स का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और बेटा जी डायरेक्शन को शो करने के लिए यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा R12, क्योंकि फोर्स 12 है तो डायरेक्शन को शो करने के लिए मैंने लगा दिया R12। ये मेरे पास पहली फोर्स आ गई। इसी तरह अगर मैं दूसरी फोर्स निकालना चाहता हूँ, यानी आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द फोर्स F21, तो F21 का फार्मूला भी वही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, और साथ जो मुझे पोजीशन वेक्टर लगाना पड़ेगा इट विल बी R21। तो ज़रा गौर से देखें, जब मेरे पास मेरी फोर्स F12 थी, जब मेरे पास मेरी फोर्स कौन सी थी, F12, व्हेन द फोर्स वाज F12, तो मैंने उस वक्त जो पोजीशन वेक्टर लगाया था वो था R12। और जब मेरे पास मेरी फोर्स थी F21, तो उस वक्त मैंने जो पोजीशन वेक्टर लगाया था दैट वाज R21। अब फर्दर इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, फर्दर इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें। अगर आप R21 और R12 को देखें, मैं आपके सामने ये ड्रॉ करता हूँ, ये देखें, इस डायरेक्शन में मेरे पास कौन था, R21, और इस डायरेक्शन में मेरे पास कौन था, R12। अगर आप गौर करें तो ये दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, यानी दोनों पोजीशन वेक्टर एक तो इक्वल हैं और दूसरा ये ऑपोजिट हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रॉम फिगर या डायग्राम से मैं ये बात बता सकता हूँ, क्या बात बता सकता हूँ, फ्रॉम फिगर मुझे ये बात समझ आती है कि मेरे पास जो R21 वाला पोजीशन वेक्टर है ये इक्वल है R12 के, यानी दोनों बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। मुझे पता चला कि R21 बराबर है माइनस R12 के। ये बात समझ आ गई है आप लोगों को, आई होप सो ये बात समझ आ गई होगी कि फिगर से देखें दोनों इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट हैं। तो मैंने दोनों को इक्वल तो कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ ऑपोजिट के लिए माइनस साइन लगा दिया। अब अगर आप इस बात को तवज्जो से समझें कि R12 इज़ एक्चुअली इक्वल टू R21, इस बात को अगर आप समझें तो यहाँ पर जो मेरे पास R21 लिखा हुआ है, दिस R21, ये R21 की जगह मैं माइनस R12 भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पर माइनस R12। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, मैं रिप्लेस करके लिख लेता हूँ जी कि ये वाला फार्मूला मेरे पास बनेगा F21 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और R21 की जगह मैं लिख दूंगा माइनस R12। ये देखें ऐसे करके मैंने इसको लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस माइनस को शुरुआत में लिख देता हूँ। तो जब मैं इस माइनस को शुरुआत में लिखूंगा तो मेरे पास ये फोर्स बनेगी F21 इज़ इक्वल टू, माइनस मैंने शुरुआत में लिख दिया, अंदर मेरे पास बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और माइनस तो बाहर आ चुका है ना, तो अंदर बचेगा R12। ये देखें। अब अगर आप इस फार्मूले पे गौर करें, इतने हिस्से पे गौर करें, इस फार्मूले पे, तो देख के बताएं ये किसका फार्मूला है। तो अगर आप ऊपर ध्यान से देखें तो ये वाला फार्मूला, ये सेम ये वाला फार्मूला है, सेम, और ये किसके बराबर है, F12। तो मैं इसकी जगह F12 लिख देता हूँ। तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा F21 इज़ इक्वल टू, माइनस तो एज इट इज़ आ जाएगा और साथ आ जाएगा 12। अब गौर से देखें, गौर से, ये वाली इक्वेशन हमें क्या बातें बताने की कोशिश कर रही है, ये वाली इक्वेशन हमें ये बता रही है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि इक्वल तो होता है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ ये किसको फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो कूलम्स लॉ आल्सो फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पर इस रिलेशन की मदद से हमने कूलम्स लॉ का रिलेशन बनाया है न्यूटन थर्ड लॉ से। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे पास जो कूलम्स फोर्स है, कौन सी फोर्स है,
कूलम्स फोर्स, इसका मतलब है कि वो एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल का मतलब है जो दोनों लगाते हैं। देखे ना, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे एक्शन करेगा तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पे क्या करेगा, रिएक्शन। तो कूलम्स फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, यानी दो चार्जेस चाहे बड़े हों, दोनों चाहे छोटे हों, एक बड़ा हो एक छोटा हो, हमेशा म्यूचुअल होगी, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी, इक्वल। तो ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक MCQs करेंगे जो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 4 कूलम का और 6 कूलम का चार्ज है, तो दो चार्जेस हो गए, एक 4 कूलम का एक 6 कूलम का, रेशियो ऑफ फोर्स कितनी होगी। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि F1 इज इक्वल टू F2, दोनों फोर्स इक्वल होंगी। और जब आप दो इक्वल चीज़ की रेशियो लेते हैं, यानी अगर आप F1 और F2 की रेशियो लें, दो इक्वल चीज़ की रेशियो लेंगे तो ऊपर भी 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा, और ये आपकी जो रेशियो आएगी इट विल बी 1:1। तो इसलिए बेटा आपका आंसर बनेगा डेल्टा ऑप्शन 1:1। यानी कि जब भी दो चार्जेस हों, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मसलन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास एक 2 कूलम का चार्ज है, बल्कि बुक वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं, 4 कूलम का चार्ज है और इस जगह पर मेरे पास एक 6 कूलम का चार्ज है, इनमें से ज़्यादा ताकत कौन लगाएगा। अब बच्चे फ़ौरन से कहते हैं सर 6 कूलम वाला ज़्यादा चार्ज फोर्स लगाएगा क्योंकि वो बड़ा है। ऐसा नहीं होता, चार्जेस चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, उनकी फोर्स म्यूचुअल होती है, यानी इक्वल फोर्स लगाते हैं, बराबर फोर्स लगाते हैं, उनकी फोर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात आपने याद रखनी है। तो दोनों फोर्सेस दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कैसी फोर्स लगाएंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे, कोई चार्ज दूसरे चार्ज पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगा। ये बातें हमने ज़हन में आपने स्टोर रखनी है। नाउ अगले हिस्से पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ अ मीडियम, कि कूलम्स फोर्स के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान अगर मैं कोई मीडियम रख दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा, हम कहते हैं कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम के अलावा कुछ भी आता है तो कूलम्स फोर्स रिड्यूस हो जाती है, कूलम्स फोर्स रिड्यूस। और याद रखिएगा ये कितनी रिड्यूस हो जाती है, कूलम्स फोर्स रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। अभी याद रखें, जब भी मैं कोई भी मीडियम लाऊंगा तो कूलम्स फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। तो मिसाल के तौर पर ये मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान मैं कोई भी मीडियम लेके आता हूँ, दोनों पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान मैं इस जगह पर कोई भी मीडियम ले आता हूँ, कागज़ आ जाता है, कोई ऑयल आ जाता है, ग्रीस आ जाती है, तो याद रखिएगा इन दोनों के दरमियान जो फोर्स इन मीडियम है वो कम होगी बजाय इसके कि अगर मैं इनके दरमियान वैक्यूम रखता। वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा होती है, मीडियम आ जाए तो फोर्स कम हो जाती है। अभी इस बात को फर्दर हम वेरीफाई भी करेंगे मैथमेटिक्स से, और फिर मैं आपको ये एप्सिलॉन आर का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। एप्सिलॉन आर को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या होता है अभी हम इसके ऊपर बातचीत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले फोकस कीजिएगा कि हमारे पास कूलम्स फोर्स कैसे रिड्यूस होती है या मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है। याद रखिएगा, जब मैं कोई मीडियम नहीं लाया था तो एप्सिलॉन की जगह मैंने सिर्फ एप्सिलॉन नोट लिखा था, लेकिन अगर मीडियम आ जाए तो एप्सिलॉन नोट के साथ एक और फैक्टर आ जाता है जिसे एप्सिलॉन आर कहते हैं, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। जब कोई मीडियम नहीं था तो एप्सिलॉन सिर्फ एप्सिलॉन नोट के बराबर था, लेकिन अब आ चुका है तो अब एप्सिलॉन आर भी आएगा। तो अगर मैं फोर्स लिखूं तो बेटा जी याद रखिएगा कि हमने फोर्स इन वैक्यूम, यानी अगर मीडियम वैक्यूम हो तो हमने उसका फार्मूला लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। लेकिन जैसे ही मैं मीडियम में आता हूँ तो याद रखिएगा मीडियम में एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाता है, तो ये आपके पास बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की एप्सिलॉन आर भी आ जाती है, और ये हमारे पास बराबर होती है Q1 Q2 के, और डिवाइड में बच्चों हमारे पास होता है R का स्क्वायर। तो ये बात आपने याद रखनी है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करूँ, मतलब मैं इस इक्वेशन के लिखूँ कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, ये जो एप्सिलॉन आर है अगर मैं इसको नीचे थोड़ा सा अलग करके लिख लूँ, यानी मैं लिख लूँ 1/एप्सिलॉन आर, और अंदर मैं मल्टीप्लाई में जो फैक्टर रह गया उसको एज इट इज़ लिखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये तो फोर्स इन वैक्यूम के बराबर है, यानी अगर मैं इस फैक्टर की बात करूँ तो ये तो यही है, और ये है फोर्स इन वैक्यूम। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फोर्स इन वैक्यूम, तो मेरे पास आएगा फोर्स इन मीडियम
इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r डॉट फोर्स इन वैक्यूम। और आपको पता है मैं इसको यहाँ से रेस करके इसके ऊपर भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन r। अब आप देखें कि ऊपर जो फोर्स इन वैक्यूम है वो नीचे डिवाइड हो रही है एप्सिलॉन r से। अब इस वाली वैल्यू ने इस वैल्यू से डिवाइड होकर इसका आंसर देना है, तो जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो वो इस वाले की निस्बत इतने गुना कम होगा, क्योंकि ये उससे डिवाइड हो रहा है ना। तो इसका मतलब है फोर्स इन मीडियम फोर्स इन वैक्यूम से हमेशा कम होगी। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जब भी आप मीडियम लाते हैं तो फोर्स इन मीडियम इज़ ऑलवेज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। तो अगर मैं दो चार्जेस को वैक्यूम में रखूँगा तो उनके दरमियान लगने वाली फोर्स ज़्यादा होगी, लेकिन अगर मैं मीडियम में रखूँगा तो उनके दरमियान लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि यहाँ डिवाइड में एक फैक्टर आ जाता है एप्सिलॉन r। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एप्सिलॉन r फैक्टर क्या है। तो बेटा इस एप्सिलॉन r फैक्टर को हम लोग बोला करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये कहता है कि रेजिस्टेंस इनकाउंटर्ड इन अ मीडियम resistance encountered in a medium resistance encountered when forming electric field in a medium। तो ज़रा गौर से देखें, कहता है कि ये वो रुकावट है जो इनकाउंटर होती है जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को गुजारते हैं किसी भी मीडियम से। अभी देखें ना, यहाँ पर हमने दो चार्जेस के दरमियान क्या रख दिया है, मीडियम। तो जब भी आप दो चार्जेस के दरमियान मीडियम रखेंगे तो अभी मैंने बताया कि जो कूलम फोर्स है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है कूलम फोर्स को मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। कितनी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा उसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन r। एक मिनट के लिए अगर आप अपने दिमाग को साफ करें और फिर सुने कि जब भी मैं मीडियम लाऊंगा तो मीडियम लाने की वजह से जो कूलम फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस होगी यानी उसको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। और कितनी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन r यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन r को आप यहाँ भेज दें, फोर्स इन मीडियम को आप यहाँ भेज दें, तो हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा एप्सिलॉन r इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। ये देखें, ये इसका फार्मूला बन गया, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब चूंकि ये दो सेम चीज़ों की रेशियो है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, नीचे वाली फोर्स का भी यूनिट न्यूटन। तो याद रखें, मैं कहूँगा कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, नो यूनिट नो डायमेंशन। तो इसका यूनिट भी नहीं होता, इसकी किसी भी तरह की कोई डायमेंशन भी बच्चों नहीं होती। ये बातें याद रखिएगा। और रिलेटिव परमिटिविटी में जो रेजिस्टेंस है वो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, कितनी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ने दी है किसी भी मीडियम में कूलम फोर्स को डेवलप होते हुए। और नो यूनिट नो डायमेंशन, इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। ये भी बात याद रखें कि एप्सिलॉन r की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। एप्सिलॉन r की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। ये बात भी आपने याद रखनी है। ये बात भी याद रखें कि एप्सिलॉन r की वैल्यू कंडक्टर्स के लिए इन्फिनिट होती है। तो अगर कोई मेटल आ जाए तो कंडक्टर्स के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिट। यानी अगर किसी भी किस्म का कोई मेटल हमने दो चार्जेस के दरमियान रख दिया है तो याद रखें उसके लिए ये वैल्यू इन्फिनिट हो जाती है, इन्फिनिट हो जाती है। इसमें अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर की वैल्यू 1.0006 है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही बोलते हैं। तो ये भी बात याद रखें कि फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 होती है। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और एयर के लिए भी अप्रोक्सीमेटली ये 1 ही होती है। बाकी ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इनमें से जितनी ज़्यादा याद कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में सारी बातें समझ आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक MCQs है हमारे पास, और MCQs क्या है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ F। दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान फोर्स F है। अगर मैं उनके दरमियान डिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दूं और एक मीडियम ले आऊं एप्सिलॉन r 4 वाला, ठीक है, तो जो न्यू फोर्स है वो कितनी होगी। चलें ज़रा गौर से देखें, डिस्टेंस डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। फोर्स को कैलकुलेट करते हैं जी। फोर्स बेटा जी आपके पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r डॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर्ड। अब उसने डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया है और एप्सिलॉन r वो ले आया है 4 टाइम्स एप्सिलॉन r। तो ज़रा गौर से देखें,
वो कहता है 4 टाइम्स एप्सिलॉन आर आ चुका है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जी F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा जी 4 टाइम्स एप्सिलॉन आर आया, 4 टाइम्स एप्सिलॉन आर, 4 एप्सिलॉन आर। फिर आपके पास आएगा Q1, यहाँ पर डॉट लगाना है, फिर आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R जो है ना R वो डबल हो चुका है, डबल हो चुका है तो 2R आएगा और R का स्क्वायर है तो यहाँ पर आपने स्क्वायर लगाना भी नहीं भूलना, 2 टाइम्स लिखा था उसमें तो R का स्क्वायर लगा देना आपने। नाउ आप क्या करें जी, आप लिखें F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यानी मैंने किया ये कि ये जो मेरे पास 4 लिखा हुआ है ना इसको मैंने बाहर लिख दिया, बाकी मैंने सारी बात अंदर लिख दिया ताकि मैं उसका फार्मूला ओपन कर सकूं। फिर देखें मेरे पास आता है जी Q1, ये उसने लिखा है इंक्रीज़, ठीक है इंक्रीज़ हुआ तो 2R ही आएगा। फिर हमारे पास आएगा Q1 Q2 बाय, बेटा देखें 2R स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और R का स्क्वायर होता है R स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो ये वाला 4 और ये वाला 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 4 जा 16, तो आपके पास ये बनेगा 1/16 डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। अब आप क्या करें, आप सिर्फ इस फैक्टर को देखें, ये वाला फैक्टर तो फोर्स के बराबर है तो इस फैक्टर की जगह फोर्स लिख दें तो आपके पास बेटा जी जो F डैश यानी कि न्यू फोर्स आई है इसको हम F डैश बोल देते हैं। तो जो न्यू फोर्स आई है वो हमारे पास आई है 1/16 टाइम्स F, यानी F से 16 गुना कम फोर्स आई है। तो यहाँ पे देखें F/16, दिस बीटा ऑप्शन मैचेस द परफेक्ट, तो F/16 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सो कि ये आपको MCQ समझ में आ गया होगा। कुछ लिमिटेशंस हैं या कंडीशंस हैं बेटा हमारे पास कूलम्स लॉ की, तो याद रखिएगा कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लगता है और मैं इसके ऊपर पहले बता चुका हूँ कि बाद में बताऊँगा। पॉइंट चार्जेस बेटा याद रखिएगा, पॉइंट चार्जेस में हम लोग ये कहते हैं कि वो चार्जेस जिनका साइज़ बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस, यानी उन चार्जेस का अपना साइज़ बहुत छोटा है और उनका जो डिस्टेंस है आपस में वो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास एक अदद पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक अदद पॉजिटिव चार्ज है तो आप देखें इनका अपना साइज़ बहुत छोटा है और इनके दरमियान का ये जो डिस्टेंस R है ये बहुत बड़ा है, तो इनको हम बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। दूसरी बात याद रखें ये सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के ऊपर लगता है, यानी ऐसे चार्जेस जो रुके हुए हों। और तीसरी बात याद रखें ये उन चार्जेस पर लगता है जिनका डिस्टेंस 10⁻⁻15 से ज़्यादा होना चाहिए, -15 मीटर से। तो डिस्टेंस जो है ना वो 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ये बात भी आपने याद रखनी है। ये 3 इसकी लिमिटेशंस बेटा जी याद रखनी है। फिर याद रखें कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑलवेज टेकन नेगेटिव और फोर्स ऑफ रिपल्जन इज़ ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना ये हमारे पास नेगेटिव में होगी, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव में, यानी अगर हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। जो रिपल्जन है ये होती है पॉजिटिव में या फिर ये हमारे पास होती है नेगेटिव में, तो प्लस 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 और माइनस भी प्लस। तो याद रखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा नेगेटिव होगी और फोर्स ऑफ रिपल्जन हमेशा पॉजिटिव होगी। लास्ट MCQ की तरफ चलते हैं। कहता है कि हमारे पास जो फोर्स है वो 2 फोर्सेज हैं, एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है। एक लग रही है अल्फा पार्टिकल पे, दूसरी लग रही है इलेक्ट्रॉन पे। तो बताएं कि कौन सी फोर्स बड़ी होगी। बेटा अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है 2 हीलियम और 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पे एक ही नेगेटिव चार्ज होता है। आपने बात पढ़ी है कि जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो जिस पे चार्ज ज़्यादा उस पे फोर्स ज़्यादा, तो फोर्स बराबर तो नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे पास अल्फा पार्टिकल पे फोर्स कम नहीं हो सकती क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये बीटा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको कूलम्स लॉ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। आई होप सो कि सारी बातें आपको समझ आई होंगी। आज का लेक्चर लेने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।